चलिए रेडी है सब, बढ़िया। चलिए सबसे पहले जो आपके पास एरर निकालना आएगा वो एरर किस में निकालना आएगा, सेंटेंस में। और सेंटेंस जो होता है वो दो चीजों से मिलके बना है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब मैंने कहा आई एम विलिंग टू गो, आई एम विलिंग टू, बोलो गो। तो आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस, और एम विलिंग टू गो क्या है, प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस मैंने बताया, शी गोज टू, शी गोज टू अ वॉक डेली, शी गोज फॉर अ वॉक डेली। शी क्या है सब्जेक्ट और गोज फॉर ए वॉक डेली क्या है, प्रेडिकेट। लेकिन इसमें एक मिनिमम चीज एक और भी है, अगर विलिंग टू गो के अलावा या फॉर अ वॉक डेली के अलावा कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट एक मिनिमम चीज ये है, एम या गोज वगैरह है। इसका मतलब ये क्या चीज होती है, वर्ब। यानी हर सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब होगी और हर वर्ब के पास अपना एक सब्जेक्ट होगा। और इसी तरह के अग्रीमेंट को, जिसमें जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, उस तरह की चीज को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। वाइसा वर्सा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और अगर वर्ब प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। ये इस चैप्टर का थीम है। अब इसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े 5 या 6 छोटे छोटे क्वेश्चंस मतलब रूल बनेंगे। उस रूल के बेस पे उसके बाद कोई भी जीवन का क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा डील हो जाएगा। इतनी बात को एक बार लिखो। तो यहाँ पे हम मान के चलें कि हमारे पास सेंटेंस में प्रेडिकेट की बजाय जो मिनिमम चीज होगी वो क्या होगी, वर्ब। अब आपके पास मान लीजिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकता है आई, सब्जेक्ट हो सकता है ही, शी या इट, यानी कि कोई भी सिंगुलर क्वांटिटी, या फिर कोई तीसरी चीज हो सकती है यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल क्वांटिटी। वर्ब के तौर पर मेरे पास कुल तरह की 4 तरह की वर्ब बनती है। पहली बनती है इज, एम, आर में से क्या आएगा। तो सिंगुलर के लिए आई के लिए क्या लगता है, एम, एम। ही शी इट के लिए इज, और प्लूरल के लिए आर। खत्म। ऐसे ही अगर मुझे आगे सोचना हो तो वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, आई के लिए वॉज, सिंगुलर के लिए वॉज, और प्लूरल के लिए वर। पक्का। अगर मुझे यही चीज हैज और हैव में सोचनी हो तो आई के साथ हैज नहीं आता है, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ पेन, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ पेरेंट्स। ठीक है, कुछ इस तरह के होगा तो हैव। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव। इतनी समझ में आ गई, इससे बाहर कुछ नहीं है। चौथा केस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। बड़े आराम से देख के बताओ, इज किससे खत्म है, वॉज किससे खत्म है, हैज किससे खत्म है। तो इसका मतलब सिंगुलर जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आती है, और आई के साथ या प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसका मतलब अगर आपको डू या डज में से कुछ लगाना पड़े तो बताओ आई के साथ क्या आएगा, और सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ। तो इसका मतलब शी गोज लिखा,
शी गोज आना चाहिए, शी गोज आएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो आ गया ना समझ? सर नमस्ते। लिखो लिखो, नोट करो। चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि वी हैव स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट बोर्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस नोट नहीं करने पड़ेंगे, फटाफट फटाफट। कल हमने ये चैप्टर शुरू नहीं किया था ना, सही है ना? फिर बेसिक से। अच्छा, इसमें से कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो आपको पता नहीं है, बट हम एक जगह कलेक्ट करके एक साथ बता दी। ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे छोटा कर देते हैं, साइड कर देते हैं, और चलिए अब करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 से पहले मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस। मैंने लिखा द डेविल इन द हार्ट्स ऑफ several people dwell due to our own enticement। और ये आया स्लैश 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 ए बी सी और नो एरर डी। क्या गलती है? पढ़ाया भी है ये कुछ, अब समझो। अभी कॉन्सेप्ट से पहले मैं कुछ समझा रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी चीज में डेविल इन द हार्ट्स ऑफ सेवरल पीपल, बात सेवरल पीपल ड्वेल करते हैं या सेवरल पीपल के दिल ड्वेल करते हैं या सेवरल पीपल के दिलों में डेविल ड्वेल करता है, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा हुआ? हमेशा सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन होगा, तो ऑलवेज फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। इस पूरे सेंटेंस का मुझे पता है आपको मीनिंग भी नहीं आ रहा होगा कि क्या मीनिंग बन रहा है, लेकिन फिर भी पेपर में करेक्ट जाने के लिए आपको पहला आइडेंटिफिकेशन क्या करना है? सब्जेक्ट। और हर सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। और इसकी वर्ब कहाँ है? ये DWEL, ड्वेल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लीव, रहना। सही है। और इसी से एक वर्ड बनता है ड्वेलिंग, एक नाउन बनती है जिसका मतलब होता है होम या हाउस, निवास स्थान, घर। छोटे पक्षियों का, बड़े मांद, मांद होती है शेर की मांद, केव, है ना? ऐसे ही पंछियों का घोंसला, अपने लोगों का घर, वो सारी चीज क्या है? ड्वेलिंग। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो बताओ डेविल कितने हैं? एक। और एक है तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा। तो गलती कौन से पार्ट में हुई? ई पार्ट। यस और नो? तो खेल इसका था। तो कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन यही आएगा, पहले 2 क्वेश्चन यही आने हैं तुम्हारे पेपर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल देख लिए थे, आज फिर देख लेंगे, आज तो सॉल्यूशन ही कर लेंगे। समझ में आया? बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब ये अप्रोच रखनी है। 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे पहले एक बार वो लिख लीजिए। डेविल का मतलब होता है राक्षस, पता था? और ईविल का मतलब होता है दुष्टता, बुराई। और जिसके अंदर एविल वो कहलाएगा डेविल। एविल नहीं बोलते, ईविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईविल। और डेविल नहीं बोलते, डेविल, डेविल। ठीक है। दूसरी बात, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंटाइसमेंट।
एंटाइसमेंट वर्ड किससे बना है? एंटाइस, एंटाई यहीं लिख देता हूं। एंटाइस वर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लुभाना या ललचाना। लगभग समझ में आ रहा है एक सेंस। तो एंटाइस का मतलब होता है अट्रैक्ट, आकर्षित करना या होना, और इसी चीज को अल्योर भी कहते हैं, और इसी चीज को इंग्लिश में वू कहते हैं। कई बार ये वर्ड पेपर में लिखा आता है, न्यूज़पेपर में, कि पॉलिटिशियंस टेल अ लाई टू वू द वोटर्स। पॉलिटिशियंस टेल अ लाई टू वू द वोटर्स। राजनीतिक के अंदर के लोग जनरली झूठ बोलते हैं ताकि वो अपने मतदाताओं को ललचा सके, लोभ में ला सके, और अक्सर करते हैं लोग। तो अट्रैक्ट, अल्योर या वू। अब देखो, एंटाइस की जगह अगर पेपर में एंटाइसमेंट आ जाए तो अट्रैक्ट का क्या बन जाएगा? अट्रैक्शन। अल्योर का क्या बन जाएगा? अल्योरमेंट। और वू का क्या बन जाएगा? वूइंग। तो हमें वर्ब को किससे मैच करना है? वर्ब से। और नाउन को किससे मैच करना है? नाउन से। लिख लो एक बार। बाबू लिख ले, काहे आलसी हो रहा है? उसी में लिख, उसी नोट्स के बीच में लिखता जा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। क्योंकि जब रिवाइज करेगा तो ग्रामर अलग करेगा, वोकैब अलग करेगा, कुछ फायदा नहीं है। एक साथ रिवीजन चलेगी, और इतना अच्छा पढ़ लोगे, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, कैप्शियस का मतलब बताओ। फॉल्ट फाइंडिंग। अब बताओ, इसको भूल के दिखा दो। कार्पिंग की स्पेलिंग क्या थी? किसी का सिनोनिम था, एंटोनिम था? कैप्शियस का सिनोनिम याद आ रहा है ना? बस, जब बात 24 घंटे के बाद भी याद है, इसका मतलब तो सही याद है। भूल जाओ अब तुम। अब मैं यूं कह रहा हूं, भूल जाओ। अब भूला नहीं जाएगा। देखो, इतना अच्छा ध्यान से पढ़ लो। सेल्फ डाउट में नहीं आना है। किसी को क्रिटिसाइजिंग भी बोलते हैं, क्रिटिकल भी बोलते हैं, किसी को निबलिंग भी बोलते हैं। कल पढ़ा था। और निबलिंग के साथ एक और वर्ड पढ़ा था, क्यूबलिंग। ठीक है, क्यूबलिंग। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आने पे डरना नहीं है। मैंने इसके अंदर जानबूझ के वोकैब डाली इस तरह की, ताकि आप क्वेश्चन को भूल जाओ कि क्या कह रहा है, जबकि हमसे हो सकता था। इसलिए कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो समझ में नहीं आते, बट थोड़ा सा जनरल दिमाग लगाना, हल्का दिमाग, ये सोच लेना बस, यार मैं 12वीं में हूँ, वैसे इतना मुश्किल तो क्यों पूछेगा, पक्का कोई ना कोई इसने आसान बात छोड़ रखी होगी, वो पहचाननी है मुझे। ठीक है, आपने ये नहीं मानना मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूँ कल, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज छोड़ी होगी ना। 12वीं का बच्चा हूं मैं, तो मेरे लिए सोचा तो होगा इसने कुछ। चलो, अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर दे रब। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत गया, ये 5 कॉन्सेप्ट के बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। ये आपको सिर्फ एक आपकी हैसियत दिखाने की कोशिश थी कि इतना बताने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि इसी में से था क्वेश्चन। अब सारे सॉल्व हो जाएंगे, दुनिया के सारे रूल आ जाएंगे। पहला रूल है रूल ऑफ एंड, और एंड का मतलब होता है प्लस। अगर एक सिंगुलर को एंड से जोड़ा जाए एक सिंगुलर से, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। एक प्लूरल को एंड से जोड़ा जाए प्लूरल से, तो भी प्लूरल। एक प्लूरल को सिंगुलर से जोड़ा जाए तो भी प्लूरल। एक सिंगुलर को प्लूरल से जोड़ा जाए तो भी प्लूरल। और एक अनकाउंटेबल को दूसरे अनकाउंटेबल से जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? इसके ऊपर बातचीत करें। लिख लिया ये? मैंने लिखा, नाम बताओ। अंकुश। और तुम्हारा क्या नाम है? अंकुश एंड हार्दिक डैश गुड फ्रेंड्स। इज या आर? सोचने की बात नहीं है सर, बेकार क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन ये? थोड़ी ना आएगा आर। इसका मतलब सिंगुलर प्लस सिंगुलर क्या बन गया? प्लूरल। और ये सब तो वैसे बनेंगे ही ऐसे के ऐसे,
एक सीधा अनकाउंटेबल का क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा मिल्क एंड वाटर डज नॉट मिक्स टुगेदर, सॉरी, oil and water does not mix together homogeneously, होमोजीनियस तरीके से ये मिक्स नहीं हो सकता। और यहाँ पे लगा दिए स्लैश स्लैश और स्लैश, और ये बोला मैंने ए बी सी और नो एरर डी। मुझे बताओ ये क्वेश्चन अब पेपर में आता है तो व्हाट शुड बी योर आंसर? नो एरर आएगा या नहीं? क्यों क्यों? कहाँ है सिंगुलर? ऑयल सिंगुलर होता है। एक ऑयल देना प्लूरल होता है ऑयल। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ठीक करो ना, बात बताओ। मैंने मान लिया, हाँ, तो ऑयल इज अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल। अब मैं ये पूछ रहा हूं अनकाउंटेबल को अनकाउंटेबल से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नहीं, पहले समझो, ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर इन, पहले ये समझो। अगर मैं कहूं वाटर डैश बॉइलिंग, इज बॉइलिंग या आर बॉइलिंग, इज बॉइलिंग, तो वाटर इंडिविजुअली क्या होगा? अनकाउंटेबल, और ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी क्या हो गया? और सिंगुलर सिंगुलर क्या बनेगा? प्लूरल। अब क्लियर है? अब यहाँ पर प्लूरल के साथ डज नहीं आता, क्या आता है? टू, तो एरर किसमें हो गया? बी। अब ये बना कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि पेपर कहाँ से आने लग गया? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन भी नहीं, एक्सेप्शंस हैं एंड की। अभी तक हम रूल क्या पढ़ रहे हैं? एंड से दो चीजें जोड़ने पर चीजें क्या बनती है? प्लूरल। लेकिन हम अब ऐसे केस देखते हैं कि एंड से जोड़ने के बावजूद भी चीजें सिंगुलर की सिंगुलर रह जाती है, एंड से जुड़ने के बावजूद भी। एक्सेप्शन नंबर 1 का 2 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले लिखना नहीं, समझ लेना, आपके लिए लिखा हुआ है ये, नोट कर लेना बाद में। अ ब्लैक एंड वाइट कैट डैश म्यूइंग, म्यूइंग मतलब म्याऊं की आवाज कर रही है। और एक लिखा मैंने अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट डैश म्यूइंग। मुझे बताओ इनमें से किस में इज आएगा या किस में आर आएगा, या दोनों में इज आएगा या दोनों में आर आएगा? वेरी गुड, कर दिया उल्टा। ऊपर देखो ए कितनी बार लिखा है? एक बार है, तो एक कैट है। कितनी कैट है? एक कैट है। एक कैट के रंग कितने हैं? 2। म्याऊं कौन करेगा? सफेद रंग म्याऊं करता है या व्हाइट रंग म्याऊं करता है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, रंग म्याऊं नहीं करेगा। तो यहाँ एक कैट की बात है तो पक्का क्या लगेगा? इज। समझ में आया? दूसरे में एक ब्लैक कैट है तो एक, और एक व्हाइट कैट है तो 2। तो कैट्स नहीं लिखने के बावजूद भी ए कितनी बार रिप्रेजेंटेशन है? 2 बार। इसका मतलब ये कुल कितनी कैट की बात कर रहा है? 2। और यहां पर क्या लगेगा? आर। इसका मतलब एंड से जुड़ने के बावजूद भी चीजें कैसी रह गई? सिंगुलर। क्या ये एक्सेप्शन का केस बना या नहीं? पहला नोट कर। अब इसके अंदर रूल लिखेंगे। पहले तो एक बार यहां तक का लिख लो, देखो यहां तक का लिख लो। इसके बाद जब एक्सेप्शन पे आओगे रूल नंबर 1 पे, तो 2 एग्जांपल लिखने से पहले एक लाइन लिखवाऊंगा, पहले वहां तक आओ। आ रहा है ना समझ? मैं थोड़ी है ना, जब मेरे को यूं लगने लगता है ना कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, तो मैं स्पीड खींच देता हूँ। तो उसमें ये मत मानना कि सर चिपका रहे हैं। मेरे को ऐसे लगने लगता है कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर लगाने के लिए कई सारी चीज़ें अभी आने वाली है।
अब देखो नोट में क्या लिखना है, एक्सेप्शन में पहला, इफ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड हैविंग अ सिंगल आर्टिकल। देखो इफ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड हैविंग सिंगल आर्टिकल, आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए एन दी, ठीक है। इट इज सिंगुलर इन नेचर। और इसी का दूसरा पार्ट लिख लेंगे, इफ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड हैविंग टू आर्टिकल्स, टू आर्टिकल्स, देन इट इज प्लूरल। लिखो राइटिंग साफ साफ लिखना, हाँ, कहीं घर जाके भूल जाओ और फोन करो, सर ये क्या लिखवाया था आपने। मैंने कहा भाई लिखा तो तू नहीं था। बोला सर मुझे मेरा ही लिखा हुआ समझ में नहीं आया। लेफ्टी है तू हार्दिक? क्रिकेट खेलते हो? बैट कैसे पकड़? राइट लेफ्ट, लेफ्ट, ऐसे मुंह बनाया आपने। ये लेफ्ट है, राइट है, तो क्रिकेट राइट से। मेरे पिताजी सीधे हाथ से लिखते हैं। बैडमिंटन उल्टे हाथ से खेलेंगे, क्रिकेट उल्टे हाथ से, लेफ्टी है। कैंची उल्टे हाथ से पकड़ सकते हैं, सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते। मैं बोला यार ये क्या बात हुई, मतलब एक रेयर कॉम्बिनेशन है। इसलिए वो राइटी लेफ्टी देख के मैं ना यूं हो जाता हूँ, भाई क्या क्या कर सकता है भाई तू। तो ऐसे इंसान जो दोनों हाथों का प्रयोग अलग अलग स्थिति में अलग अलग जगह कर सके कंफर्टेबली, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। लिखवाएं, थ्री इडियट में था ना वायरस, वो दोनों हाथ से लिखता था ऐसे। वायरस मतलब वो प्रिंसिपल था, ये था उसका, बुद्ध बुद्ध बुद्ध। देखिए ना थ्री इडियट। अभी एक मूवी आई है, ट्वेल्थ फेल, देखिए तुम लोग, बहुत अच्छी, बच्चों को देखनी चाहिए। लिख लिया? इफ टू एडजेक्टिव्स आर joined बाय एंड हैविंग टू आर्टिकल्स देन इट इज प्लूरल। ये दूसरी लाइन है, और इसके ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब एग्जाम्पल तो ये मैंने दिए हैं, पेपर में ऐसा घटिया क्वेश्चन नहीं आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। उस बढ़िया में सबसे बढ़िया जो मैं सोच सकता हूँ वो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिना गलती के बताओगे। एन ऑब्ड्यूरेट एंड डैश told by the principal to make out the difference. A, B, C. A docile children, docile children, a docile child, docile मैं ये चाहता हूं कि आप वोकैब के उलझ में उलझ कर ये प्रश्न छोड़ दें, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसे प्रश्न छोड़ने के नहीं होते। वोकैब को एक्स मान लो, वाई मान लो, फिर सॉल्व कर लो।
अब बुलाया किसके द्वारा गया है, किसको बुलाया है, बच्चों को, और किस लिए बुलाया है, टू मेक आउट द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर निकालने के लिए। अंतर निकालने के लिए मिनिमम कितने चीज जरूरी है, एक चीज होगी तो अंतर निकल सकता है, कंपेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब कितने बच्चे बुलाए गए होंगे, दो, तो आर्टिकल कितनी बार लगेंगे, 2 बार। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन गया, वर्ब अप्लाई नहीं की थी ना हमने। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा जेंटलमैन। बी कैसे आ सकता है, क्या ए और एन के साथ चिल्ड्रन लग सकता है, ए और एन तो आर्टिकल है, सिंगुलर आर्टिकल होते हैं, ये ए और एन के साथ हमेशा एक चीज लगती है। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। इतना ही होता तो हम कैट का कैट्स नहीं कर चुके होते यहाँ, यस और नो, क्या हमने कैट्स किया था, नहीं। इसका मतलब चिल्ड्रन वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। दूसरी बात, ऑब्ड्यूरेट शब्द का मतलब होता है घमंडी, और डोसाइल शब्द का मतलब होता है विनम्र। ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट है। क्या एक ही बच्चे में आधा घमंडी आधा विनम्र हो सकता है, या दो बच्चों में अलग अलग होगा, तो फिर एक घमंडी वाला बच्चा तो एक डोसाइल वाला बच्चा, तो आर्टिकल कितनी बार आएंगे, 2 बार। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी। और अगर आर्टिकल 2 बार आएंगे और ये दो अलग अलग बच्चों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। आप समझ रहे हो कहां पहुंच गया चैप्टर। मुझे नहीं पता पेपर में आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, बट इतना लेवल कर लो। पहले इसको नोट करो, फिर हम दोनों वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे, फिर हम एक्सेप्शन नंबर 2 देखेंगे, जहां से क्वेश्चन नंबर 1 आया था तुम्हारा अभी सितंबर में। करवाने को अभी भी करवा सकता था, फिर हम पेपर खोल लेंगे तो मैं उसी में थोड़ा सा घूमूंगा कई देर तक पेपर में, क्योंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो काम आएगा किसी के बढ़िया बच्चे के। कंटेंट ठीक है, अभी पहले भी पढ़ रहे थे आप लोग, ग्रामर पढ़ी है आपने, कोई कुछ एक भी लेक्चर नहीं पढ़ा ग्रामर का, किसी ने भी नहीं पढ़ा क्या कोई ग्रामर का, मैं करा रहा था अपने ग्रामर मेरे से, कब कब पढ़े हुए हो क्या तुम मेरे से, कब, मैंने ग्रामर पढ़ाई है आपको, नहीं पढ़ाई है। ग्रामर के रूल मैं रूल पुल लिखवाता है, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं दिमाग खराब करता हूँ। मैं इतना कर दूंगा तुम्हें, जब तुम्हें ग्रामर आने लगेगी तो वोकैब घुसा दूंगा, और जब तुम्हें वोकैब आने लगेगी उसमें ग्रामर घुसा दूंगा। मतलब इतनी एक्सरसाइज हो जाएगी दिमाग की कि तुम्हें फिर पेपर हलवा लगने लगेगा, अबे ये क्या है, ये तो आता है। कल हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज शीट खोली थी ना बाइजू की, है ना, लास्ट में वो सारी करेंगे आज सारी। चलो भाई हटाऊं क्या, जेंटलमैन क्या नाम है तेरा, सत्यम, और आपका भाई वंश। सत्यम, वंश, हार्दिक और अंकुश। अंकुश का मतलब होता है कंट्रोल, हार्दिक का मतलब होता है समथिंग विच इज फ्रॉम द हार्ट, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्डियल। देखो हृदय को कार्डियक बोलते हैं, कई लोगों के हृदय घात हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट क्या बोलते हैं, तो कार्डिया या कोल्डिया दिल के लिए रूट वर्ड होता है, दिल या हृदय के लिए। और इसी कोल्ड से किसी पर्सन को आप कहते हो यू आर कोल्डियली इनवाइटेड, आपका हार्दिक अभिनंदन है, ठीक है। हार्दिक शब्द एडजेक्टिव है, विशेषण, हृदय से हार्दिक। मंथ, मंथ को मास बोलते हैं, मास से मासिक, सप्ताह से साप्ताहिक, तो इक लगाने से चीजें एडजेक्टिव बनती है हिंदी में। वर्ष से वार्षिक,
अब पूछो सर आपका मेन सब्जेक्ट क्या है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। तो भाषा के ऊपर मैं थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है भाषा के ऊपर। और मेरे को तो अब मैं पहले क्या करता था, बहुत शुरू में कुर्ता पजामा पहन के आता था। तो बच्चे ना इंग्लिश नहीं पढ़ते थे कुर्ता पजामा पहनने वालों से, उनको लगता था संस्कृत टाइप का आदमी। लुक का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा। मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो विजुअलाइजेशन करता है। आपके घर में कोई पंडित जी आए, कोई मान लो हवन करना, और वो जीन्स में आ जाए, तुम उसको कई देर तक पंडित जी नहीं मानोगे, यार क्या क्रेजी बॉय बन के आ गए। तो हर चीज की एक रूपरेखा है। ऐसी तुमने कभी मोदी जी को जींस में नहीं देखा होगा। विदेश में भी कुर्ता पजामा में रहते हैं। ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट इंडिया, और इंडिया लिव्स इन विलेजेस, और विलेज का आदमी धोती कुर्ता धोती पजामा वगैरह इस तरह की चीज पहनता। तो पॉलिटिशियंस हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब लोगों की भावनाओं के अनुसार आपको अपनी बुद्धि लगा के काम करना। आपको समझ ही नहीं आ रहा और मैं आगे पढ़ाता जाऊं, मुर्गी जान से गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा, फिर फायदा क्या? तो हमेशा उसको ध्यान में रखना आपको। क्लियर है? चलो अब चलते हैं एक बार अपन गूगल पे, और गूगल के अंदर पहला चलते हैं। पहला वर्ड क्या था? ऑब्ड्यूरेट। तो हम पढ़ लेते हैं OBDURA। क्या है? ए भगवान, क्या ऑब्ड्यूरेट मीनिंग? पहले तो ये देख, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड टू डू व्हाट पीपल वांट्स यू टू डू। हठ धर्मी या जिद्दी। मैंने क्या बताया? घमंडी। एक ही बात है। अब अपने को मीनिंग से काम नहीं है, अपने को है सिनोनिम से। और सिनोनिम के अंदर ओबी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले तो देख लीजिए। ओबी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव नेचर के होते हैं। इसके अंदर अगर एक दो वर्ड हटा दिए जाएं, जैसे ओबे, ओबीडियंट, ये सब हटा दिए जाएं, ऑब्जर्व, जिनके आलतू फालतू वर्ड है, इसके अलावा दुनिया के सारे वर्ड जो भी ओबी से शुरू हो रहा है नेगेटिव वर्ड है। पहले तो ये ट्रिक लिख लो। ऑब्ड्यूरेट के सिनोनिम लिखने के तौर पर पहला सिनोनिम लिखना ऑब्स्टिनेट। ये देखो, ये भी ओबी से शुरू है। इसी को बोलते हैं हार्ड। हार्ड यहाँ पे चीज का मतलब हार्ड किसी सब्सटेंस से नहीं है, हार्ड पत्थर दिल इंसान से है, हार्ड नेचर। आप सड़क से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कोई 10-12 साल का लड़का है और उसके पापा स्कूटी चला रहे हैं और वो पीछे बैठा है, स्कूटी चला रहे हैं, और एकदम से स्कूटी कहीं टक्कर लगती है, पापा ठीक है और बच्चा गिर जाता है। आप पैदल चल रहे हो, सड़क खाली है, आप में से कितने लोगों का मन करता है कि यार ये बच्चे के कुछ हो तो नहीं गया? अरे 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 अरे, ये यहाँ गिरने दे, हट, मरने दे, इतनी पॉपुलेशन हो रखी है, 2 4 5 मर जाएंगे, क्या होगा? दो तरह के नेचर है। अब मैंने दोनों बातें कही, अभी मजाक लग रही है, लेकिन उस समय हमारे इमोशंस रिएक्ट करते हैं, और यू कैन नॉट कंट्रोल। वो आप जैसे हो वो ही निकलेगा। अब हमने NSS NCC वगैरह किया हुआ है, तो मेरे क्या होता है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो तो मुझे लगता है मैनेजेबल कितना है। मेरे वहां तक जाने से पहले अगर वो चीज पहले ठीक हो सकती है तो मैं यूं रहूंगा, और अगर नहीं हुई तो मैं यूं खड़ा होके और यूं जाऊंगा और यूं पकड़ूंगा उस चीज को कि कोई करंट की स्थिति है। एक बार क्या हुआ, ये वाली लाइट थी, आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है, ये पेंट होने से पहले की। क्या हुआ है, कुछ दिक्कत? हाँ, नहीं नहीं, यही लाइट नहीं थी, यहाँ लाइट थी, और ये लाइट में कुछ स्पार्कलिंग हुई, और वहां 4 गुड़िया बैठी थी, मतलब लड़कियां बैठी थी, और लड़कियां मतलब रिएक्शन ज्यादा होता है। एक यूं करना था सिर्फ और बात खत्म। जितने बॉयज बैठे थे इतने फंसे हुए बैठे कि निकले कौन, पहले गर्ल्स है फिर गर्ल्स है फिर वो। तो वही कही, मैंने कहा हटो, किसी के पैर पे पैर रखा, किसी के घुटने पे पैर रखा, जाके कर दी। रिएक्शन की बात। तो अगर मेरा नेचर ये हो गया, अब क्या होना, तुम मरो मैं जा रहा हूँ और यहाँ से निकल जा, ये कैसा नेचर हो गया भाई? ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट। इसी नेचर को बोलते हैं कैलस नेचर। बोलना एक बार, कैलस। वैसे तो कैलस वर्ड एडियो की
स्किन को कहा जाता है। एडियों की, एडी मतलब हिल की स्किन को कहा जाता है, और वो माना जाता है कि पुरुषों की एडियों की स्किन कंपैरेटिवली हार्ड नेचर की होती है। आपने उनमें से भी कई लोग देखे होंगे जो कांच पर चलने लगते हैं, कांटों पर चलने लगते हैं और उनके कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे नेचर को क्या बोलते हैं? कैलस। एक ऐसा इंसान जो झुकता नहीं है, बेंडिंग नहीं है, तो क्या होगा? अनबेंडिंग, और इसी को बोलेंगे इनफ्लेक्सिबल। इसी इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं फिर फेमलेस, बेशर्म आदमी। इसी आदमी को बोलते हैं अनरीजनरेट। रीजनरेट का मतलब होता है, देखो एक बीज में से अंकुर निकलता है, वो पौधा बनता है, उसके अंदर जर्मिनेशन होता है। क्या बोलता है? जर्मिनेशन या रीजर्मिनेशन। जिसके अंदर से दिल होगा, दिल ही तो कोई प्रोड्यूस करती है चीज, कुछ निकल ही नहीं रहा। हार्ड में से, पत्थर में से कभी कुछ उगता है क्या? तो वो क्या हो गया? अनरीजन। और उसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोबेट, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। रिप्रोबेट, हार्ड। ठीक है, देखो ला 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 ला। कैलस, पहले तो कैलस बोलना है। सबका मतलब इसी के सिनोनिम है पहली बात तो। लेकिन कैलस का मतलब वैसे बताया था, इसे एडियों की स्किन भी कहा जाता है, हार्ड स्किन जो होती है। एक आपने सुना होगा कई लोग जिनके ऊपर है ना, ऐसे नहीं बोलते इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, इसका मतलब वो इमोशनल नहीं है, सुनता ही नहीं है बात को। या कई लोगों को बोलते हैं इसके तो असर ही नहीं पड़ता, गेंडे की खाल है जैसे। तो अक्सर गेंडे की खाल इतनी मोटी होती है कि अगर उसको चाकू या गोली मारो तो वो वापस आ जाती है कई बार, मतलब अंदर जाती ही नहीं है। तो हार्ड स्किन, कैलस स्किन बोलते हैं। और उसी कैलस से हार्ड नेचर भी बन जाता है, कैलस नेचर ऑफ समवन। रावण और कंस का नेचर कैलस था। ठीक है, चलो अगला वर्ड बताया मैंने, दो साहिल, सॉरी डोसाइल। लिख लिया? हाँ भाई हार्दिक। हम्म, लो, 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 डोस, चलिए डोसाइल। डोसाइल वर्ड मैंने बताया घमंडी का उल्टा होता है, जो किसी की बात को आराम से मान लेता है, नम्र स्वभाव का होता है, ठंडे दिमाग का होता है, ठंडे नेचर का होता है। आपने कहा भाई कल क्या है? बोले भाई मेरा पेपर है। पेपर के बाद सीधा मेरे पास आ जाइए, क्रिकेट खेलेंगे 8-10 घंटे। ठीक है भाई, कह रहा है तो जिद नहीं है। ऐसा पर्सन देखो, ओबीडियंट नेचर। ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी, लिखते हैं ना योर्स ओबीडियंटली, आज्ञा मान लेता है। ऐसा नेचर ड्यूटीफुल पर्सन होता है, कर्तव्य परायण होता है। पहले इजी इजी वर्ड देखो। ऐसा पर्सन विलिंग होता है, ठीक है जो कह रहे हो वो मैं मान लूंगा इच्छा से। ऐसा पर्सन सबमिसिव होता है, सबमिसिव। एडिटर बड़ा होता है या सब एडिटर? तो सब शब्द कब लगता है? किसी के जब नीचे कोई काम करता है, एडिटर के नीचे सब एडिटर। तो सबमिसिव मतलब किसी के अंडर में आ जाता है वो आदमी तुरंत, बोले ठीक है जी कर लेंगे, आप बड़े हैं हम छोटे। इसी पर्सन को इंग्लिश में बोलते हैं टेम। आपने देखा है कभी तोतों को टेम किया जाता है? तोते, पैरट्स को टेम किया जाए। अक्सर जो टोटे, जो तो टोटे नहीं, तोते होते हैं, वो जो टेम्ड नहीं होते, अक्सर उनके उंगली ऐसे करोगे तो खा जाएंगे। लेकिन उनके 5-7-10 दिन तक उनके ना चोंच में, बीक, चोंच के पास लकड़ी ले जाओ, तो वो इतना ऐसे करेंगे, उनको पता लग जाएगा कुछ हो तो रहा नहीं है, इतनी हार्ड है ये तो वो उंगली भी ले जाओगे तो वो काटना छोड़ देते हैं। उनकी आदत पड़ जाती है कि कोई भी चीज़ हमारे मुंह में जाएगी और थोड़ी सी भी हार्ड लग रही है, हमें ज़्यादा पुश नहीं करना, हमारे दांत और बीक को, चोंच को
पेन होएगा। ऐसी चीजें क्या हो जाती है, टेम। और जो टेम हो जाते हैं लोग, वो लोग थोड़े विनम्र हो जाते हैं, फिर वो हार्ड नहीं रहते। इसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं मीक। मीक का मतलब होता है मतलब हृदयालु पर्सन होते हैं, मतलब दिल से काम करते हैं, ठंडे नेचर के होते हैं ऐसे पर्सन। ऐसे टेम्परेचर के लिए नहीं बोलते, माइल्ड टेम्परेचर, गुनगुना स्वभाव है, ना तीखा ना स्लो, मतलब कोई भी एक्सट्रीम पे नहीं है, बिल्कुल बीच बीच का स्वभाव है। और ऐसा ही पर्सन क्या कहलाएगा, लैम्ब लाइक। लैम्ब क्या होता है, मेमना, मेमने के, अपना हमेशा पीछे पीछे चलेगा, सबमिसिव, मम्मी के पीछे पीछे, वो किसी के पीछे पीछे चलने वाला। अनरेजिस्टिंग, किसी चीज को रेजिस्ट ना करे। रेजिस्ट क्या होता है, अवरोध करना, रोकना किसी, अनरेजिस्टिंग। और इसी से अब स्टैंडर्ड के वर्ड देखो क्या बने हैं, और ये पेपर में आया हुआ वर्ड है पहला, कंप्लाइंट। अब जो लाल से लिख रहा हूँ ये पेपर में आए हुए वर्ड है, लेकिन समझने के लिए पहले इजी वर्ड समझने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं प्लाइंट। अब देखो कंप्ला, एक वर्ड होता है, अच्छा इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या फर्क है, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया, सिर्फ एआई को आईए बनाया है, यानी कंप्लाइंट लोग कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लाइंट लोग कंप्लेंट नहीं करते, याद रहेगा। और अगर ये कंप्लाइंट है तो इसी प्लाइंट को यहां लिख दोगे, ये प्लाइंट, ये भी इसका सिनोनिम है। को या कॉम हटा दो तो क्या बन गया, प्लाइंट। इसी पर्सन को क्या बोलते हैं, पैसिव। दो तरह के स्मोकर होते हैं, एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर जो खुद होठ लगा के सिगरेट का धुआं खींचते हैं उसे बोलते हैं एक्टिव स्मोकर। एक जो पी नहीं रहा, उसका छोड़ा हुआ धुआं उसकी नाक में जबरदस्ती जा रहा है, वो क्या होगा, पैसिव। तो वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसी को बोल देंगे पैसिव नेचर। उसी चीज को इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशियल। अब देखो डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल की स्पेलिंग क्या थी, यही है या अलग है, अलग है, क्या है, टी आई। वो डिफरेंस है, ये डेफर है। डेफर का मतलब है लटका देना, किसी चीज को आगे के लिए लटका दे, भाई बाद में दूंगा तेरी पैसे, तो ही हैज डेफर्ड हिज पेमेंट, ही हैज डेफर्ड हिज पेमेंट। तो बाद में मतलब पीछे पीछे, और पीछे पीछे चलने वाला इंसान डिफरेंशियल, हो गया याद। और इसी को बोल देंगे अनअसल्टिव, अपनी बात को मजबूती से रखने वाला और उसके बाद उस पर अडिग रहने वाला इंसान होता है असल्टिव। और जो ना हो, जो अपनी बात को फिर 10 मिनट बाद चेंज भी कर ले, भाई तू दबाव दे रहा तो मान लेते हैं, अनअसल्टिव। आप में से अगर आपकी मम्मी और पापा दोनों लोग घर में हैं, और चाहे वो कैसे भी नेचर के हों, चाहे वो नौकरी करते हो नहीं करते हो, बिजनेस है नहीं है, जैसे भी है, दोनों में से कंपैरेटिवली एक डोमिनेंट होता है आपस में, वो उनके लिए है। लेकिन तुम्हारे लिए कुछ चीजें मम्मी जल्दी मान लेती है और कुछ चीजें पापा जल्दी मान, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये देख लेते हो कि कौन सी चीज किससे शेयर करने की है। तो वहीं पे जो बात आपकी जैसे मान ले, तो वहीं पे आपकी मम्मी आपके लिए कैसे नेचर की होगी, कंप्लाइंट नेचर, यानी कि क्लाइंट। कईयों के घरों में मम्मियाँ ज्यादा तेज हैं, पापा जल्दी, कोई बात नहीं, पापा टूर पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, 11,000 रुपये लगेंगे, स्कूल वाले लेके जा, 11, 4 और ले जा, कुछ खाने पीने का और व्यवस्था हो जाएगी, 15 ले जा। और मम्मी पूछे तो कह दियो सोच के बताएंगे पापा, और तू अभी अपना नाम लिखवा ले, तू पहुंच। उनको पता है ये, इसको पता लग गई इसकी मम्मी को बात, तो चीजें मना करवा देगी, ऐसा कुछ हो सकता। लिख लेना एक बार। अच्छा लिखना लिस्ट में है, ऐसे ऐसे, कभी पैराग्राफ मत बनाना जैसे यहाँ बना हुआ है। इसका फायदा क्या रहता है, लिस्ट जो होती है वो याद जल्दी होती है। और हम हर क्लास में चाहे ग्रामर पढ़ें चाहे वोकेब, वोकेब होएगी जरूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि सिलेबस ज्यादा किसका है, वोकेब। ला 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 ला।
डन। अंकुश डन। अब ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट सिनोनिम क्या बनते हैं डोसाइल के। पहला वर्ड है इजी गोइंग। इजी गोइंग समझ में आ रहा है? इजी। ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा? जेंटल। लिख लो बेशक, जेंटल। ऐसा पर्सन लेड बैक। जो पर्सन बिल्कुल लेड बैक, ठीक है जी मान लिया, प्रभु आप ही हैं सब कुछ, हे प्रभु, हे हरि राम, भोपानंद, प्रेमानंद, सॉरी। मीक पढ़ लिया, ओबीडियंट पढ़ लिया, प्लायबल या प्लायंट एक ही बात है, वेल बिहेव। इसके और भी सिनोनिम बनते हैं लेकिन वीक है, ऐसे ऐसे जो चाइल्ड लाइक हो, कूल हो, हम्बल हो, ऐसे। His loud, often profane way had been exchanged for a more docile demeanor. सेंटेंस समझ में आया? यहाँ दो वर्ड है, प्रोफेन और डिमीनर, अभी छोड़ो। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो वापस चलते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये एक्सेप्शन नंबर कौन सी थी? 1। अभी रूल नंबर कौन सा चल रहा है? 1। रूल नंबर 1 में एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2, पहले हम समझ लेते हैं। हम बात करेंगे मेल्स की, और मेल्स जनरली 3 प्रकार के होते हैं: ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और कभी भी हम या तो एक आइटम खाते हैं या एक से ज़्यादा आइटम खाते हैं, कभी भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में। जब हम खाते हैं तो खाने को बोलते हैं ईट। खाने के लिए वर्ब यूज कर सकते हैं हैव, या खाने के लिए वर्ब यूज कर सकते हैं टेक, या खाने के लिए सीधा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर शब्द का यूज कर सकते हैं। जब हम एक चीज खा रहे होते हैं तो भी सिंगुलर होती है, और जब हम एक से ज्यादा चीज खा रहे होते हैं तो भी सिंगुलर होती है। ये रूल है। लेकिन हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कई बार चीजें खरीद रहे होते हैं, बाय। कई बार बेच रहे होते हैं, सेल। कई बार घर लेके आ रहे होते हैं, ब्रिंग, ट्रांसपोर्ट। तब अगर हम एक आइटम खरीद रहे हैं तो सिंगुलर है, लेकिन एक से ज्यादा आइटम खरीद रहे हैं तो वो क्या है? प्लूरल। तो एक्सेप्शन क्रिएट हुई या नहीं? सर ये तो आपने रूल क्रिएट कर दिया, जैसे वो मैथमेटिक्स में करते हैं अपन। इसके 2 एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। पहले छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 सेंटेंस बनाऊंगा और दोनों में सब्जेक्ट सेम होगा लेकिन वर्ब अलग अलग आएगी। अब आप ये समझना, क्या सब्जेक्ट देख के वर्ब डिसाइड होती है या कॉन्टेक्स्ट देख के? तो पहला, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। और अगले में लिखा ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर। किसमें इज आएगा और किसमें आर आएगा? समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्ट देखो तो दोनों सेम है। तो टेक्स्ट पे जाओगे या कॉन्टेक्स्ट पे? कॉन्टेक्स्ट पे। किसमें खाने पीने की बात हो रही है और किसमें लाने ले जाने की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है? तो आप कहोगे पहले में कह रहा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, यानी कि खाने पीने की बात हो रही है। और जब ब्रेड बटर खाने पीने की बात हो रही है और 2 आइटम है तो भी क्या रहेगा? सिंगुलर। तो पक्का क्या आएगा? इज। ठीक है। लेकिन दूसरे में ब्रेड एंड बटर को क्या किया जा रहा है? सोल्ड, यानी कि बेचा जा रहा है। कितने आइटम? 2। तो पक्का क्या होगा? प्लूरल। इज या आर? अब पेपर में एक क्वेश्चन, मतलब एनडीए में नहीं आया हुआ, एक क्वेश्चन है तीसरा, फिश एंड चिप्स डैश यूजुअली eaten by the Europeans during the lunch time. Is a R?
अच्छे तू कंफ्यूज होता है खामखा, कितना का है यार। इसमें लाया ले जाया जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ खाया जा रहा है। और खाने पीने में 2 आइटम खाओ, 3 आइटम खाओ या 56 भोग खाओ इज रहेगा। तुम सोचे ये साला चिप्स हो गया, चिप्स प्लूरल है, तुम चिप खा सकते हो, चिप निगल सकते हो मोबाइल की वो अलग होता है समझ गए। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना, जो बता दिया वो खत्म। एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन थोड़ी ना होगी, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अब आगे समझ। मैं आपको खूब कंफ्यूज करूंगा, लेकिन आप खुद ही सेटिस्फाई, इसलिए जबरदस्ती नहीं कि सर छोड़ो सर अब आप समझा ही नहीं पा रहे, तो इतने क्वेश्चन मैं खुद ही दे दूंगा कि अच्छा सर अब आ गया समझ। मैं यहाँ तक पढ़ाता था, यहाँ तक पढ़ाता था और आज भी यहाँ तक पढ़ाता हूँ, लेकिन एनडीए ने देखो कहाँ जाके सोचा है। यूपीएससी नोट कर लिया या नहीं? कर लिया तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, चैप्टर नंबर 1 से है, एक्सेप्शन में से है, ब्रेड बटर एंड जैम। हम क्या ले रहे थे? ब्रेड एंड बटर। अगले ने 3 आइटम लिखा दिए, जैम। कितने आइटम हो गए भाई? 3। अब आगे देखो, डैश कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, ये आइटम्स हैं, तो ये खाने पीने की बात हो रही है, आइटम की बात हो रही है, आइटम। तो ई जाना चाहिए आर, आर, ठीक है। दैट आर, ये दैट किसके लिए लगता है? दैट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने रिलेटिव के साथ लगता है। इसका रिलेटिव कौन है? आइटम्स। आइटम्स प्लूरल है तो ये भी क्या होएगा? प्लूरल। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ? बी। सर यहाँ इज क्यों नहीं आया? क्योंकि बात कहीं पे भी खाने पीने की नहीं हो रही, क्योंकि बिकॉज वर्ड क्या लगा दिया? आइटम्स। समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर 1 था, लिख लो इसको भी। और आइटम होता तो भी गलत होता, आइटम हो ही नहीं सकता। 3 चीज आइटम कैसे हो सकती है? 3 चीज तो आइटम्स होगी। वो चीज के तौर पे देख रहा है, 1 2 3। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो और ब्रैकेट में लिख लो 2023 सेकंड। सेकंड मतलब एनडीए सेकंड है ना। मजा आ रहा है कि जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है पेपर में, या आ चुका। अगली बार ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, कोई बात नहीं। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी कभी फिर आएगा पर समझने की कोशिश ये करो कि ये चैप्टर जरूर आएगा और क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, और हर साल क्वेश्चन नंबर 1 आता है। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ, हर साल का, हर 6 महीने का एनडीए का क्वेश्चन उठाओ और एरर का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। पिछली साल से पहले तक का तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी सेट था, सी होता था हमेशा। एरर का जो क्वेश्चन नंबर 1 आता था उसका आंसर सी होता था। अब बदल दिया इन्होंने, बी आने लग गया 2-3 साल से। हाँ, मैं अभी पैटर्न दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर ये आप क्या क्या पकड़ते रहते हो इस ऐसे पैटर्न में से ट्रिक कुछ नहीं है, मतलब जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड मैं पढ़ा रहा हूँ कई साल से, और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराते हैं हम लोग। जब पेपर नजदीक आ जाते तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेते हैं। मैं उठाया, हर बार एरर में सी आ रहा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मैंने कहा उठाओ सारे पेपर एक साथ। सी 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 2022 तक चला सी, अब 23 में जाके रुका है, अप्रैल में और सितंबर में।
तो कई बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते ही नहीं थे, खुद ही गोला लगा देते थे सी। चलो आगे भाई समझ। हाँ कर ले। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एनडीए पेपर, एक और पेपर उठाते कोई। थोड़ा सा चेंज। देखो इफ का क्वेश्चन आता है, बताया था। इफ का क्वेश्चन आता है, बताया था। कितने हो गए? 2। इसमें कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सी। अच्छा पता है 2021 में सी थे। नहीं अब देखो, नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन। तो बताओ बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के लिए नर्सरी क्लासेस की। नर्सरी क्लासेस, और क्लासेस क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ स्टार्ट आएगा या स्टार्ट? क्या आएगा? स्टार्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, SAIS नहीं लगेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी। वो छोड़ो 2021, अब ये नोट करो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। क्या सेम चीज पढ़ी है आज हमने? देखो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रपोजिशन सब्जेक्ट हो तो हमेशा किसको देखते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट को। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? क्लासेस, प्लूरल है। प्लूरल के साथ SAIS का इस्तेमाल नहीं होता। कर लिया नोट? ऐसा सेट है यार, ये लिखा हुआ NDA 1 2002। अरे सेट बदलते हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर बदल देते हैं, बट वो 10 के 10 सेम रहते हैं हर सेट में। जितना पैटर्न अपने को पता है, देखो आप लोग थोड़े से दुर्भाग्यशाली ना हो, वो इतना भी चेंज कर देगी, क्वेश्चन भी चेंज और अंदर के 10 भी चेंज। और कई बार 10 चेंज, इधर 10 अलग क्वेश्चन है, इधर 10 अलग ही क्वेश्चन है, वो सब ना हो। ये सब उसमें इफ यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग अदर पीपल डोंट हैव। इफ का क्वेश्चन आ रहा है, बस मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि पैटर्न बस वही है। वो क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे है। ये लो जी, 2 क्वेश्चन मिले। अच्छा PQRS बिना पढ़े हो जाते, बताया था मैंने। चलो कोई भी फेवरेट नंबर बोलो 11 से 20 में। तुम बोलो अंकुश, 11 से 20 में कोई भी। आओ करो सॉल्व। 2 people argue about why Venus is so much warmer to the sun so it absorb। अब देखो टू द सन है, टू द सन क्या होना चाहिए? पेंडिंग स्टेटमेंट है, क्या क्यू से सेंटेंस शुरू हो सकता है? नहीं। पर क्यू किसी के बाद में हो सकता है? यस। तो क्या मैं कह सकता हूँ वीनस इज क्लोजर टू द सन? और ये मेरे को जीके से भी पता है, वीनस इज क्लोजर टू द सन। तो बताओ एस के बाद क्यू आना चाहिए, यानी कि जहां पे भी एस और क्यू एक साथ है वो आंसर होगा। तो क्या एस और क्यू ये आंसर हो सकता है? एस और क्यू आंसर हो सकता है? ये आंसर नहीं होगा। क्या देन द अर्थ से सेंटेंस शुरू हो सकता है? तो इसका मतलब एस से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तो पक्का आंसर क्या होगा? बताओ, अब चेक करने की जरूरत है, ऐसे सोल्व करना। अब ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये पता है कि प्रपोजिशन क्लोज के साथ टू, ही इज क्लोज टू मी, हर हाउस इज क्लोज टू माई हाउस।
ऐसे कुछ होगा तो क्लोज के साथ प्रेपोजिशन क्या लगती है टू, तो क्लोजर के साथ भी क्या लगेगी टू। अब इतना पता है तो गेम समझ में आ रहा है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जितनी जल्दी ग्रामर समझ लोगे उतनी जल्दी PQRS जल्दी आ जाएंगे। ये देखो जेंटल अभी पढ़ा है क्या थोड़ा सा, जेंटल है ना, जेंटल का मतलब होता है एमिएबल, सॉरी एडजस्टिंग नेचर। जेंटल का मतलब क्या होता है, एडजस्टिंग नेचर, जो जल्दी एडजस्ट कर लेता है। डोसाइल का मतलब क्या था, कनिंग का मतलब क्या होता है, चालबाज, नेगेटिव सेंस में होता है। डोजी, डोगी नहीं, डोजी। इक्वानिमिटी क्या होता है, सिनोनिम करने हैं एंटोनिम करने हैं, सिनोनिम। देखो इक्वानिमिटी इक्वल शब्द से बना है ना, समानता की स्थिति को बोलते हैं पेशेंटली, धैर्य से, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी तरह की फ्लक्चुएशन ना हो तो उसे बोलते हैं इक्वानिमिटी, इसको बोलते हैं पेशेंट। ही लिसनड टू मी पेशेंटली। यर्निंग का मतलब पता क्या होता है, तड़प होना, भूख उठना, किसी से मिलने की, कुछ खाने की, तो यर्न को बोलते हैं हैंकर। ये देखो प्रेपोजिशन के अलग ही 10 क्वेश्चन आने लग गए थे बीच में, समझ पा रहे हो, चैप्टर ही अलग कर दिया और एरर अलग ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता पाओगे, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन। कंप्राइज के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, कंप्राइजेस 6 हाउस होता है, कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगता है। ठीक है, तो एरर क्या था, कुछ इस तरह का है। चलो भाई, तो ये समझ में आ गया पूरा का पूरा, ये रूल है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट 1 प्रपोजिशन, सब्जेक्ट 2 और वर्ब। लिखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के आगे एक लाइन लिखो, कॉन्सेप्ट 2, if two subjects are combined with preposition, if two subjects are combined with preposition, if two subjects are combined with preposition, then always first subject must be taken into account, then always first subject must be taken into account, then always first subject must be taken into account। ये देखो, if two subjects are combined with preposition, then always first subject must be taken into account. If first subject is singular, verb is singular. If first subject is plural, verb is plural। ठीक है, अब इसको देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा द मैंगोज ऑफ दिस ट्री, पेड़ कितने, एक, मैंगोज कितने हैं, बहुत सारे। डैश स्वीट, इज स्वीट या आर स्वीट, ई जाएगा, क्यों, मीठा कौन है, पेड़ मीठा है या आम मीठे हैं, तो मैंगोज क्या हो गया सब्जेक्ट 1, और ट्री क्या हो गया सब्जेक्ट 2, और ऑफ क्या हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इन, एट, ऑन, अंडर, बाय, ओवर, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, ये सारे वर्ड किसका काम करते हैं, प्रेपोजिशन का। और हमेशा ऐसे केस में प्रेपोजिशन से पहले वाला देखना है, पहले वाला अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। क्लियर है, इतना पढ़ाने के बाद पेपर में आ गया क्वेश्चन ये, द अपील मेड बाय द यूनियन टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम लोअर हाई कोर्ट, फ्रॉम द लोअर हाई कोर्ट
to the Supreme Court have been abrogated अब स्लैश 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 ए बी सी और नो एरर ऑप्शन नंबर डी। अब तुम्हें क्या नहीं पता, एब्रोगेट नहीं पता होगा बस, बाकी तो सार। अब वोकैब देख के घबराना नहीं, ग्रामर के अंदर ग्रामर ही लगानी। अब एक बात बताओ, मेड बाय में ये प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, ये फ्रॉम भी प्रेपोजिशन हो गया, ये फिर से प्रेपोजिशन हो गया, और बाद में आ रही है वर्ब। और जब बहुत सारे सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़े हो तो क्या देखते हैं, पहला सब्जेक्ट, तो और भी सब्जेक्ट आ जाए, और भी सब्जेक्ट आ जाए, और भी सब्जेक्ट आ जाए, तो भी किसको देखना है। तो पहला सब्जेक्ट क्या था, अपील, अपील्स होता तो प्लूरल, अपील है तो सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हैज। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, लिखो, ठीक है। अच्छा, एब्रोगेट किससे शुरू है, ए बी, और ए बी से शुरू होने वाले वर्ड्स नेगेटिव। तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम कहाँ चलेंगे, ए बी के मतलब एब्रोगेट के सिनोनिम एंटोनिम। अब तुम्हें तरीका पता लग गया पढ़ाने का। इसका मतलब हम एक क्वेश्चन भी करेंगे तो उसके अंदर ग्रामर वोकैब जानबूझ के इस तरह की डाल देंगे ताकि उससे हमें सेंटेंस भी क्लियर हो और वोकैब भी आ जाए। अब बताओ, जो बच्चे यूं कहते हैं सर पढ़ाया हुआ आपका आता है, तो इसलिए आता है घूम फिर के। ज्यादा रूल राल तो नहीं लिखवा दिए। Who makes you think must be appreciated। क्या हिंदी हुई, someone who makes you think must be appreciated, इसकी हिंदी क्या हुई, उसका अप्रिशिएट करो, प्रेज करो, प्रशंसा करो, आदर करो, ठीक है ठीक। अगर हिंदी अंग्रेजी ठीक ठाक समझनी आ जाती है तो बोलनी भी फिर आसान हो जाती है। कोशिश किया करो, अगर आपका कभी कोई डाउट वाउट आ जाए तो कोशिश करो इंग्लिश में पूछ। इसका ये मतलब नहीं है कि पड़ोसी हंसने लग जाएंगे, अब क्या है रुक रुक के बोल रहा है, कुछ नहीं। आज नकली बोलोगे कल असली हो जाएगी। अब ये देखो, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ इंग्लिश में लिखना होता तो मेरी स्पीड क्या रहती हो, और अगर मुझे पता है सामने वाला इंग्लिश जानता है तो फिर मैं वोकेबलरी कैसे यूज करता हूँ। नॉर्मल है, मेरे को सोचना नहीं पड़ता, आदत में आ जाती है प्रैक्टिस के साथ। हाँ भाई हार्दिक, बड़े आगे। हाँ स्पेलिंग बोलो, ABROGATE, ई। चलो, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग फॉर्मली। एब्रोगेट, ABROGATE, एब्रोगेट, टू कैंसिल समथिंग फॉर्मली, किसी चीज को औपचारिक तौर पर रद्द करना या निरस्त करना। जैसे हमारे संविधान में एक स्पेशल राइट गिवन था J&K को, आर्टिकल 370, अमित शाह ने आया और उसको क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। ऐसे ही हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रद्द कर दिया, मतलब एब्रोगेट कर। एब्रोगेट करने को ही इंग्लिश में बोलते हैं अबोलिश। एबोलिश भी देखो किससे शुरू है, ए बी। इसी चीज को नलीफाई करने को इंग्लिश में बोलते हैं एनल। देखो नल से ही बना है, एनल और नलीफाई। देखो जब कोई चीज वैलिडिटी में नहीं रहती
तो वो क्या हो जाती है, इनवैलिडेट। ये देखो क्वैश वर्ड तो अभी 1-2 साल पहले ही आया है, तो अपने को ये ध्यान नहीं कब आया है, आया है। लिख लो एक बार सारे, रेनेज, रिपील, रिवोक या अंडू। अंडू पता है ना, वर्ड में होता है अंडू रीडू, जो काम करके हटाना हो अंडू, जो दोबारा लाना हो रीडू। अब इसमें देखो, क्वैश वर्ड को है ना निमोनिक लगा के याद करो। सिगरेट और बीड़ी पीने वाले लोग क्या लगाते हैं, कश, और ज्यादा कश लगाने से फेफड़े काम करना क्या कर देते हैं, कैंसिल। ठीक है, तो क्वैश कैंसिल, क्वैश कैंसिल, याद हो गया। अब जो अगले 3 वर्ड है जो मुश्किल लग रहे हैं, तीनों का ओरिजिन क्या है, री। री शब्द के 2 मतलब होते हैं। री का मतलब होता है किसी काम को दोबारा करना, अगेन, है ना, तो रिवाइज करवा दो, है ना, दोबारा से। लेकिन री शब्द का दूसरा मतलब होता है चीजों को क्या बता देना, नेगेटिव। और नेगेटिव में जब दोबारा अपील ना कर सके तो क्या हो गई, अपील कैंसिल, खारिज होगी, रिपील। जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं, आपने सुना वोकल शब्द सुना है, और मोदी जी ने कहा था लोक, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीजों के प्रति आवाज उठाओ। तो घर में बनाया हुआ सामान बेचो, बेशक उसका अंदर का पुर्जा चाइना से आया हो, पर बाहर से हमारे पास सारी चीजें नहीं है ना देश में, और कहीं से सिलिकॉन मंगाते हैं, कहीं से सेमीकंडक्टर मंगाते हैं, तब जाके कुछ बनता है। आपको पता ही होगा ये साइंस वाइंस के। वोकल शब्द जो है वो वोक शब्द से बना है, और वोक शब्द से 2-3 वर्ड बनते हैं। एक बनता है रिवोक। रिवोक से पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब बताना क्या होता है, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए प्रोवोक करना। और प्रोवोक को बोलते हैं एक्साइट या इंस्टिगेट। एक्साइट या इंस्टिगेट करना, किसी पर्सन को आग लगा दो, मार साले के, एक और थप्पड़ मार, मैं कह रहा हूं ना मार, तेरे कुछ नहीं होगा, सिद्धार्थ सर कुछ नहीं कर। अब टीचर ही किसी बच्चे को ऐसे प्रमोट करेगा, प्रमोट समवन नेगेटिवली, तो दैट इज कॉल्ड प्रोवोक। तो वोक का मतलब है बोलना, और प्रो का मतलब है किसी के पक्ष में बड़ा बन के, एडवांस होके बोलना। प्रो, आजकल एप्पल प्रो और 13, 14, 15 प्रो, प्रो शब्द किसी के आगे लिख दिया तो मतलब चीजें क्या बन गई, एडवांस। ठीक है, तो जैसे आपका ये बेसिक बैच है, ऐसे ही अपना 3 महीने बाद आएगा प्रो बैच आपके ही लिए। प्रो बैच का मतलब उसमें कॉपी किताब नहीं लानी आपको, उसमें सिर्फ फ्री हैंड आना आपको, और सिर्फ आंसर देने हैं जब आपकी टर्न आए, नोट कुछ नहीं करना। जो लिखा है, जो निशान लगा रहे हैं वो पीडीएफ मिलके बन जाएगी, बन के पीडीएफ तो ऑनलाइन बनी जाती है, वो मिल जाएगी। हाथ नहीं लगाना, वो कॉपी के हाथ नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम शीट में कॉपी नहीं मिलेगी आपको, पेन नहीं मिलेगा, सिर्फ निशान लगाने के लिए चीज मिलेगी। क्या करोगे। और इंग्लिश जैसे पेपर में भी अगर लिख के याद करना पड़ा बाद में 3 महीने बाद भी, तो बेकार है ना। मैथ को सॉल्व करो, इंग्लिश का भी सॉल्व होती है क्या। अभी अपने PQRS का क्वेश्चन सॉल्व किया, कितनी जल्दी सोचा, ये क्लोजर है, ये टू है, ये यहाँ से यहाँ लिया, इसका सेट बना है, ये SQ है, SQ कहाँ कहाँ है वो है, बाकी एलिमिनेट कर दिए, शुरू किससे हो सकता है, इससे नहीं नहीं, बाकी बचाइए, खत्म। अब ये चीज तो अपने समझाने के लिए 30 सेकंड ले लिए, आप वहां 30 सेकंड लोगे, 4 सेकंड 5 सेकंड में खत्म, किलिंग चलेगी, हत्याकांड, खटाखट खटाखट। चलो, प्रोवोक के अलावा एक और वर्ड सोचो, तो एक वर्ड होता है इनवोक।
इन्वोक शब्द का मतलब इंग्लिश में होता है कॉल अपॉन और हिंदी में होता है आवाहन करना। आपको किस जानवर से डर लगता है? मकड़ी, डर ही ना लगता, शेर वगैरह, शेर, शेर छिप लिए लड़कियों वाले काम यार तेरे तो। सच्ची में क्या हुआ है, चूहा चूहिया वगैरह नहीं होती किसी, वो एक बार एक के ना जूते के ऊपर से चली गई, पैर के ऊपर से चली जाए तो भी चूहिया काटेगी, जूते के ऊपर से तो सेफेस्ट है ना। तो भाई साहब इतना बड़ा डिजाइन बनाया उस दिन क्लास में, दूसरा रूम था, ये नहीं था। और ऐ करने से पहले मम्मी, क्या उसके सामने उसकी मम्मी थी, मम्मी इधर आओ मुझे चूहिए से बचाओ, उई मम्मी, अरे बाप रे, हे भगवान, हे राम, या अल्लाह। इस तरह के जो वर्ड्स निकलते हैं, इससे हम सामने वाले जो शक्तियां हैं उनको आवाहन कर रहे होते, बुला रहे होते। और इस तरह से जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, मन की आंखों से बुला रहे होते हैं, इस चीज को हिंदी में बोलते हैं आवाहन करना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल अपॉन। और अंदर की आवाज से किसी को वोकल आवाज देना इन वॉक कहलाता है, याद रहेगा। और जब हम किसी की बात को कैंसिल कर देते हैं उसको बोलते हैं रिवोक। तुम मुझसे कह रहे हो सर पढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ाता, नेगेटिव, तो मैथमेटिक्स का रूल है माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव, क्लियर है? देख लिया क्या, आगे बढ़े हैं, चलो, हो गया क्या? चलो, अब एक तीसरा रूल और बता दूं, तीसरे के बाद दो रूल और बचेंगे वैसे, बट उसमें कुछ बचेगा नहीं तो इसलिए पहले, अरे ऊपर चला जा भाई। इंटरेस्ट तो ठीक है ये नीयत खराब हो रही है, आगे नहीं जा रहा। चल, अब एक ऐसा रूल बता रहा हूँ, तुम कहोगे ये भी मैथमेटिक्स है, ये तो बिल्कुल। पार्ट ऑफ सिंगुलर इज ऑलवेज सिंगुलर और पार्ट ऑफ प्लूरल इज ऑलवेज प्लूरल, ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट नंबर। अब व्हाट इज पार्ट? पार्ट क्या होता है? पार्ट हो सकता है कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कोई परसेंटेज हो सकता है, या कोई पोर्शन हो सकता है। परसेंटेज बोले तो मैंने लिख दिया है 25%। 25% को फ्रैक्शन में लिखना हो तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 1/4। और पोर्शन में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, अ क्वार्टर, अ क्वार्टर। 25% को क्वार्टर भी कहते हैं, क्वार्टर शब्द के कई मतलब होते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर के घरों को भी क्वार्टर कहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर। और किसी भी चीज का पौवा जो बताना हो उसको भी क्वार्टर कहते हैं। तो वो सारा जनरल सा वर्ड है, हंसी मजाक की बात, समझ में आया? 25% की जगह अगर मैं यहाँ 60% लिख दूँ, तो 60% को अगर मैं डेसिमल अपॉन में कन्वर्ट करूंगा तो 3/5 बनेगा। और 3/5 क्या बनेगा, 3/5। और 3/5 को लिखने का तरीका होता है फिफ्थ। अगर न्यूमरेटर 1 है तो यहाँ पे कुछ SEIS नहीं आएगा, अगर न्यूमरेटर 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, S। ये लिखने का तरीका है, इससे सिंगुलर प्लूरल नहीं हो रहा है ये, समझ में? और इसको हम पोर्शन के हिसाब से लिख नहीं सकते, इसको लिखना हो तो बस ऐसे ही लिख सकते हैं 60%। पोर्शन को कई बार इस तरह से ना लिख के 60% या क्वार्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोस्ट या लिस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो लिखने का तरीका पार्ट। अब पार्ट ऑफ सिंगुलर इज ऑलवेज सिंगुलर, मैंने लिखा 1/4 ऑफ द वाटर डैश डल्टी इज या आर। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, ऑल अनकाउंटेबल आर सिंगुलर, सिंगुलर का 1/4 सिंगुलर, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, इज। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने कहा 3/5 ऑफ द वाटर बॉटल्स
आर फिल्ड, आर फील्ड भरी हुई है, और ये लगा दिया मैंने स्लैश 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 ए बी सी और नो एरर डी। बताओ एरर है या नहीं? वेरी गुड। तो बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स का 3/5 भी प्लूरल होगा तो क्या लगेगा? आर। लेकिन 3/5 को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? आ गया समझ? लाल से लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा। पार्ट ऑफ प्लूरल इज ऑलवेज प्लूरल। डन, लिख लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन या इज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो बताओ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स में ऑफ लगा हुआ है, मोस्ट वर्ड क्या काम कर रहा है? पार्ट का। पार्ट ऑफ प्लूरल इज ऑलवेज प्लूरल, प्लूरल के लिए क्या लग गया? आर। चलो कल बताया था ईच किस नेचर का होता है? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे हैज। 5 माइल्स, एक रूल और लिख लेना, डेफिनेट डिस्टेंस, टाइम, मनी या अमाउंट, अगर प्लूरल में दिए हो तो भी उनको सिंगुलर वर्ब मिलती। तो 5 माइल्स डैश लॉन्ग डिस्टेंस इज या आर? इज। तो अगर ये बात समझ में आई तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 12, $10,000 डेफिनेट मनी है, इज आएगा आर? इज। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। समझ में आया? ये देखो दूसरा करवा दिया। चलो अब देखो तीसरा, मैनी अ मैन। मैनी का मतलब बहुत सारे, अ मैन का मतलब उनमें से एक। इसका मतलब हुआ वन ऑफ द मैन, वन ऑफ द मैन। सर यहाँ MEN आएगा या MAN? अगर वन ऑफ द लिखना हो कोई भी सेंटेंस में तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है, क्योंकि कहीं में से एक निकालना है। तो एक में से एक निकालते हैं या बहुत सारे में से एक? बहुत सारे में से एक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इल या वन ऑफ द स्टूडेंट इज इल?
वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इल। आर तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, वन। ठीक है। द फर्नीचर ऑफ द हाउस, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल, ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर, क्या लगेगा, इज। अब देखो फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट, एक से ज्यादा ही है, आर। उमा माई चाइल्डहुड फ्रेंड डैश लिविंग इज आर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें कितने लोग हैं, एक तो उमा और एक चाइल्डहुड फ्रेंड, दो लोग हो गए। नहीं, उमा जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी बात कितने की हो रही है, एक, तो पक्का क्या लगेगा, इज। ये आर लग गया था, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है। आठवां, द लेवल ऑफ पेन टॉलरेंस ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से पहले वाला देखते हैं, लेवल। लेवल कितने, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, क्या आ जाएगा, वेरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी, चेंज, वेरिएबल, वेरी। ये कल करेंगे, आइदर ना इधर वाला। अ नंबर ऑफ पीपल, देखो मीनिंग लिख लेना, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। ए नंबर ऑफ एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है मैनी। बच्चा सोचता है एक नंबर, ए से सिंगुलर नहीं बना, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। मैनी पीपल सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, द गवर्नमेंट इज क्रिटिसाइज्ड, गवर्नमेंट सिंगुलर है, गवर्नमेंट्स होता तो प्लूरल। अब ध्यान से सुनना, एक होता है वन, एक होता है बॉडी, एक होता है थिंग, एक होता है एनी, एक होता है सम, एक होता है एवरी, एक होता है नो। और ये मैट्रिक्स बन गई, एनीवन, एनीबडी, सम, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नॉथिंग नहीं, नथिंग। ये सारे के सारे वर्ड किस नेचर के होते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या है, नो वन हैज, somebody is 2 years ago, समझ में आया, कर लोगे, खत्म। ये है इजी एक्सरसाइज, कल करेंगे कुछ पाखंड।